हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th के साइंस एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक, अब हम इसको पूरा एनसीईआरटी क्लास 9 का ख़त्म करेंगे, उसके बाद क्लास 10th का ख़त्म करेंगे। ठीक, तो इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ मतलब कि पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है। ठीक, तो देखिए, हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिनका आकार होता है, आकृति होता है और बनावट अलग अलग होता है। बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, इस विश्व में जितनी भी वस्तु जिस सामग्री से बनी है, उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया, पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थ का मतलब क्या है? पदार्थ मतलब ऐसी वस्तु है जिसका द्रव्यमान और आयतन हो। मतलब कि जितनी भी वस्तुएं बोले हैं, इनका कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान के साथ साथ ये कुछ जगह भी घेरते होंगे। तो ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ हैं। अब देखिए, भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। प्राचीन दार्शनिक जो थे उसने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा जाता था। ये पंच तत्व कौन थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्व से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। ठीक, अब आधुनिक वैज्ञानिक का क्या मानना है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को आधुनिक जो वैज्ञानिक थे, पदार्थ को 2 भागों में बांटे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को 2 भागों में, एक भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के वर्गीकृत किया है। ठीक है, हम देखेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। 2 भाग में बांटे हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी पदार्थ हैं, कलम, बादल हो गया, चाहे जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं, वो सब कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधारा प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ जो होता है, लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। तो मतलब पदार्थ का मतलब पदार्थ का मानना है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मान लीजिए पदार्थ है ना, कोई भी चीज़ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत या कणों से बने हैं या नहीं। ठीक, देखिए क्रियाकलाप एक बोल रहा है कि एक 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाएं। ठीक है, दिए गए नमक या शर्करा की कांच का छोड़ा। देखिए क्रियाकलाप 1 को हम समझते हैं। ठीक, देखिए क्रियाकलाप 1 में हम जल ये जल लिए। तो देखिए, जल भी होता है ना, जल ये छोटे छोटे कणों से मिलकर भी जल, जो भी इस धरती पर जो भी चीज़ बना है, वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जब सब चीज़ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ के जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इनके बीच में गैप होता है, इनके बीच में कुछ स्थान होते हैं, इनके पदार्थों के बीच में कुछ गैप होता है। ठीक ना? तो देखिए,
हम 100 ml पानी लिए, ठीक। अब पानी में हम क्या मिला दिए, देखिए नमक मिलाए। तो नमक मिलाए तो अब क्या बताइए, आप ही बताइए कि पानी का मात्रा बढ़ेगा कि घटेगा। जब हम जल में 100 ml जल में एक चम्मच जब हम नमक डालते हैं तो उसका जल का स्तर बढ़ेगा या घटेगा। उसका स्तर अपवर्तित रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि हम बताएं हैं कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। जब इसमें नमक डालेंगे तो कि जो 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 छोटा छोटा गैप है, ये सब नमक इस गैप में भर जाएगा। इस गैप में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो नमक इसमें घुल जाएगा, तो इसमें इसका जल स्तर ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो देखिए जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त जो खाली स्थान होता है उसमें समावेशित हो जाए, उसमें बैठ जाता है, घुल जाता है, ठीक ना। अब देखिए क्रियाकलाप 1.1.2 देखते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, पूछ रहा है कि पदार्थ, आखिर ठीक है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो देखिए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। देखिए जैसे कि दिया है क्रियाकलाप पोटेशियम पर मैग्नेट, देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टलों को 100 ml पानी में घोल ले। देखिए मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है, इसमें हम 100 ml क्या घोरें, 100 ml पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें हम घोल दिए, ठीक। जैसे ही इसमें घोलें तो इसका रंग क्या हो गया, जितना भी इसमें रंग होगा, मान लीजिए पर मैग्नेट को घोरें तो ये पूरा ब्लू हो गया, चाहे लाल हो जाएगा, यही ना होगा। तो ये इसका देखिए इसमें से निकालिएगा 10 ml, मान लीजिए 100 ml में से 10 ml निकाल लें, तब पर भी इसका कलर वही होगा, ठीक है। फिर 100 ml में से 10 ml हम निकालें तो फिर उसका कलर उतना ही होगा, ठीक है। मतलब कि एक डाबा में हम अगर कोई भी में कलर को घोरते हैं तो उसको उसमें से 10 ml निकालिएगा तब पर भी वो कलर रहेगा, ठीक ना। अर्थात इसका मानना है कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसका अंश सब में रहेगा, ठीक है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं कि प्रत्येक बार तनुकृत मतलब प्रत्येक बार निकालने पर घोल का रंग हल्का होता जा रहा है, फिर भी पानी का रंगीन नजर आता है। फिर भी पानी क्या ये रंगीन नजर आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए देखिए अब हम पढ़ेंगे पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण मतलब पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ हम भी बताएं कि जितने पदार्थ होते हैं उनके बीच एक कुछ खाली जगह होता है, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ जो होता है, जो कण होते हैं छोटे छोटे कण से बने होते हैं, ये निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए जैसे कि दिया कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें, ठीक। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें, ठीक ना। हम ये बोल रहा है कि 2 गिलास लीजिए, मान लीजिए एक हम गिलास ले लिए, इसमें पानी है। इसमें बोल रहा है कि पहले बीकर के सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल सिलाई। अगर इसमें हम 1 बूंद मात्र गिरवाएंगे, लाल सिलाई गिराएंगे तो पहले तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन ये फैलता फैलता पूरा पानी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। 1 बूंद गिराएं लेकिन पूरा पानी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इससे यह मालूम पड़ता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या गतिशील होते हैं। मतलब कि यहाँ पर डाले लेकिन धीरे धीरे वो पूरा फैल गया, मतलब वो गति कर रहा है। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक। अब देखिए क्रियाकलाप 1.5 देखिए, ठीक। इसमें बता रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनके गतिज ऊर्जा होती है। कण में क्या होती है, गतिज ऊर्जा, इसीलिए कोई भी चीज़ फैल जाता है।
पानी पानी में हम जैसे कि स्याही डाले हैं तो थोड़ा सा फल उस 1 बूंद डाले तो 1 बूंद पूरा पानी को लाल कर दिया, मतलब वो गति कर रहा है तभी ना पूरा लाल हो गया। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। अब मान लीजिए ये गिलास है, ये गिलास है, ठीक। इस गिलास में मान लीजिए हम स्याही डालें, यहाँ पर है, ठीक। ये बोल रहा है कि तापमान, अगर इसको हम तापमान बढ़ाते हैं, इस पर टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा, पूरा पानी खोलने लगेगा तो इसका गति और क्या हो जाएगा, तेज, उतना ही जल्दी से और फैलेगा, ठीक ना। तो वहीं बता रहा है कि तापमान अगर बढ़ाइएगा तो कणों की गति और तेज हो जाएगी, और जल्दी तेज हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगर इस पर तापमान बढ़ाइएगा तो इतना ही जल्दी जितना खोलेगा उतना ही जल्दी लाल हो जाएगा। मान लीजिए इसमें स्याही डालिएगा तो, ठीक। देखिए दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। एग्जाम में पूछता है कि विसरण किसे कहते हैं, तो दो गो अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना, अपने आप मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे हम बताएं ना कि पानी में स्याही मिलाएं, देखिए पानी और स्याही मिलाएं, दो विभिन्न पदार्थ हो गया, एक पानी हो गया, स्याही हो गया, दो विभिन्न पदार्थ हो गया, ठीक है। तो दो पदार्थ जब मिल गया, पानी में तो स्याही मिल गया, पानी ये है, पानी में तो स्याही मिल गया, तो दो पदार्थ विभिन्न पदार्थ में मिल गया ना, तो ये स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक। देखिए हम समझ लिए ना। तो वही बोल रहा है कि दो विभिन्न पदार्थ, देखिए दो विभिन्न पदार्थ हो गया, पानी और स्याही, इसको हम मिलाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो दो विभिन्न पदार्थ जो के कण अगर स्वतः मिल जाते हैं तो उसे विसरण कहते हैं, ठीक है। हमें यह भी पता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अभी बताएं कि कोई भी चीज़ को गर्म कीजिएगा तो उसको खौलेगा तो उतना ही जल्दी वो उसका विसरण उतना ही तेज हो जाता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, ये सब अभ्यास है, ठीक ना। पदार्थ की अवस्था, ठीक। पदार्थ अपने 3 रूप से होते हैं, पदार्थ अपने 3 रूपों में होते हैं, ठीक ना। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस, ठीक। पदार्थ की ये अवस्था उसके कणों को विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्था के गुणों को विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब तीनों, ठोस को, द्रव को और गैस को अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ठोस अवस्था क्या है, तो निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई और लकड़ी का छड़, ठीक। ये अभ्यास है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं ठोस क्या है। उपयुक्त सभी उदाहरण ठोस हैं, जितने भी दिए हैं ये पढ़िएगा एनसीईआरटी में। ये सब निम्नलिखित वस्तुओं का एकत्रित कर, पेन, किताब, सुई, लकड़ी, सब क्या है, सब ठोस है, ठीक। तो देखिए वहीं बोल रहा है कि जितने भी उदाहरण दिए हैं सब ठोस है। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, ठीक, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़नता होती है। बराबर बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता, इसलिए दृढ़ होते हैं। मतलब कहने का मतलब ठोस क्या होता है, तो देखिए ठोस मान लीजिए पत्थर क्या है, ठोस है। इसको आप क्या इसका आकार को बदल सकते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा एथी है, पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है तो इसका आकार भी इतना ही रहेगा, ठीक है, और इसका आयतन भी इतना ही रहेगा, ठीक ना। ये भले टूट जाएगा लेकिन इसको पत्थर को ये नहीं कर सकते हैं कि इसको इतना बड़ा है तो इसको चपका देंगे, छोटा कर देंगे, नहीं। तो वहीं बोल रहे ठोस अवस्था। ठोस में क्या होता है, आकार आयतन, ठोस में क्या होता है, आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। वहीं बोल रहा है कि ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक।
जैसे देखिए, बराहा बल लगाए जाने पर रबड़ रबड़ बैंड का आकार बदलता है, ठीक। और बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। रबड़ बैंड ठोस हो गया, ठीक। इसको जब आप बल लगाकर खींचिएगा तो ये तो अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन पुनः इसको छोड़िएगा तो ये अपना आकार में आ जाएगा। तो मतलब कि इसका आकार नहीं बदलेगा। ठोस मतलब वही कि आकार और आयतन नहीं बदलेगा, ठीक। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाएगा, लेकिन इसका आकार और आयतन कभी नहीं चेंज होगा। चाहे हम शकरा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनका क्रिस्टलीय के आकार नहीं बदलता है, ठीक। तो ये हो गया कि ठोस अवस्था ठोस किसे का अवस्था किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। देखिए, द्रव अवस्था क्रियाकलाप 1.9 1.10, ठीक। द्रव क्या है? तो द्रव का आकार नहीं, द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब द्रव का आकार, द्रव मतलब पानी हो गया, तो पानी का आकार निश्चित है? नहीं निश्चित है। आकार कैसे निश्चित होगा? पानी को बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी जैसा उसमें हो जाएगा। बोतल में को रख दीजिए पतला बोतल में तो बोतल का आकार का हो जाएगा। उसको आकार को चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब छोटे बोतल में रखेंगे तो छोटे उतना ही हो जाएगा, बड़ा में रखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो पानी के मतलब द्रव के आकार को आप बदल सकते हैं, लेकिन आयतन उसका नहीं बदल सकता है, ठीक। मान लीजिए 1 लीटर जल लिए, 1 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर जल लिए, छोटा मान लीजिए बर्तन में 1 लीटर जल लिए, तो बाल्टी में भी रखिएगा तो वो तो 1 लीटर न होगा, फिर 2 लीटर हो जाएगा। तो इसीलिए उसका आयतन चेंज नहीं होगा, उसका आकार चेंज हो जाएगा। डब्बा में रखिएगा डब्बा आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी आकार का हो जाएगा। तो वहीं द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी आकार ले लेते हैं। जिस बर्तन में रखिएगा ना द्रव को, उसी आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए यह दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, ठीक। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होता है। देखिए, द्रव अवस्था क्या अभी बताए ना कि आप जिस बर्तन में द्रव माने का लिक्विड, ठीक, लिक्विड फॉर्म, जैसे पानी हो गया, ठीक, जो भी होगा। तो द्रव अवस्था का जिसका आकार अनिश्चित हो, आकार बदल सकता है, ठीक है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव में आकार बदल सकता है लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, ठीक। अब कल हम गैसीय अवस्था पढ़ेंगे, ठीक।